How are you students? I hope you all are doing well at home. Today our lecture is on the lesson number 2 patriotism. लास्ट टाइम हमने पेट्रियोटिज्म जो है उसकी ट्रांसलेशन की थी इंग्लिश टू उर्दू. आज हम उसकी सॉल्व एक्सरसाइज करेंगे. ठीक है, आपकी एक्सरसाइज गिवन है पेज नंबर 15 पर आपकी बुक में. पेज नंबर मैंने मेंशन किया हुआ है. पेज 15 पे आपकी जो है एक्सरसाइज गिवन है और उसको आज हम सॉल्व करेंगे. सबसे पहले आज चलती है आपकी ग्लोसरी. ठीक है, ग्लोसरी वो है जो आपके मीनिंग्स हैं, जो आपके डिफिकल्ट वर्ड्स के जो है वो उनको आपने उनकी मीनिंग्स को लिखना होता है. ठीक है, उसके अंदर उसके सिनोनिम्स आ जाते हैं, उनके मीनिंग्स आ जाते हैं. बाज़ वक़्त वो आपसे जो है उसके एंटोनिम्स पूछ लेते हैं पेपर में. ठीक है, या आपके ऑब्जेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं. तो आपने जो भी वर्ड याद करना है उसके स्पेलिंग्स, उसके मीनिंग्स, उसके सिनोनिम, एंटोनिम वो आपको अच्छे से तैयार होना चाहिए. नेक्स्ट आ जाता है कम्प्रीहेंशन. ठीक है, कम्प्रीहेंशन का आपको पता है कि किसी भी चीज़ को कम्प्रीहेंड करना, आसानी से उसको समझना, ऐसी चीज़ जो आसानी से समझ में आ जाए. जिसके अंदर जो जिस तरह हम कोई पैराग्राफ गिवन होता है उसमें से हम फॉलोइंग क्वेश्चंस के आंसर्स जो है वो देते हैं. ठीक है, तो आपके जो पेट्रियोटिज्म का लेसन था, अब कम्प्रीहेंशन क्या होगा कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, कि आपकी टेक्स्ट बुक में जो उस लेसन के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस दिए होंगे आपने उसको आंसर करना है. अब आंसर्स करने का या उसको लिखने के कुछ रूल्स होते हैं, वो मैं आपके साथ डिस्कस करती हूँ. जैसे अगर जो उन्होंने सबसे पहले ये होता है कि आपने क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना. ठीक है, उसका मीनिंग वाज़ेह हो कि आपको पता हो कि वो आपसे पूछ क्या रहे हैं उस क्वेश्चन में. दूसरी बात कि जब क्वेश्चन में जो भी टेंस यूज हो रहा है, फॉर एग्जांपल अगर उसके नाम उन्होंने प्रेजेंट टेंस यूज किया, डू और डज, तो आप आंसर के अंदर प्रेजेंट टेंस ही यूज करेंगे. डू है तो वो जाहिर सी बात है कि वो प्लूरल के साथ होगा, डू हुई. ठीक है, तो आप कहेंगे हुई डू. और अगर वो डज है तो हम उसके साथ फिर वर्ब के साथ एस और ईएस का इजाफा कर देंगे. अगर विल और शैल का इस्तेमाल किया गया है तो ऐसे ही हम अपने आंसर के अंदर विल और शैल का इस्तेमाल करेंगे. अगर पास्ट टेंस में डिड के साथ पूछा गया तो हम सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करेंगे. तो आप पहले ये देखेंगे कि आप पहले क्वेश्चन को अच्छी तरह रीड आउट करेंगे, उसके बाद उसका टेंस देखेंगे, क्वेश्चन का टेंस कौन सा यूज किया गया है, और थर्ड में हम जो क्वेश्चन की स्टेटमेंट है हाफ स्टेटमेंट वैसे ही यूज कर लेते हैं. मतलब हम अपना क्वेश्चन जो है वो स्टेटमेंट से ही स्टार्ट करते हैं. हम बिकॉज, बट, एंड, व्हाइल इन वर्ड्स से अपना क्वेश्चन स्टार्ट नहीं करते. ठीक है, अब पहला क्वेश्चन है हाउ विल यू डिफाइन पेट्रियोटिज्म. अब पहला क्वेश्चन है कि पेट्रियोटिज्म से क्या मुराद है, या आप पेट्रियोटिज्म को कैसे डिफाइन करेंगे. तो आपने इसके अंदर मीनिंग लिखना है. पेट्रियोटिज्म मीन्स टू शो लव फॉर वंस कंट्री. ठीक है, कि कोई ऐसा इंसान जो अपनी कंट्री के लिए पैशन शो करे, लव शो करे, टू शो डिवोशन, लॉयल्टी, लव फॉर हिज कंट्री, दैट इज कॉल्ड पेट्रियोटिज्म, द स्पिरिट ऑफ लव, डिवोशन. सेकेंड क्वेश्चन है व्हाट आर द क्वालिटीज ऑफ अ पेट्रियट, कि एक मुहिब्बुल वतन की, एक ऐसा इंसान जो अपने वतन से मोहब्बत करता है, उसकी खूबियाँ क्या होंगी, उसकी क्वालिटीज क्या होंगी. तो वो क्या होती है कि ही लव्स हिज कंट्री, क्योंकि अब व्हाट आर द क्वालिटीज है तो वो उसने क्या किया हुआ है कि हमसे प्रेजेंट टेंस में क्वेश्चन पूछा हुआ है. और क्योंकि क्वालिटीज ज़्यादा के बारे में बात की है तो हम एटलीस्ट 3-4 क्वालिटीज उसकी लाजमी लिखेंगे. व्हाट आर द क्वालिटीज ऑफ अ पेट्रियट. ए पेट्रियट लव्स हिज कंट्री. A patriot show devotion to his country. He is sincere to his country. ठीक है, कि वो sincere होता है. He is very loyal to his country and he is always ready to sacrifice his life for the interest of his country, for the defense and the interest of his country. कि वो हमेशा अपने मुल्क के दिफा के लिए, उसके मफाद के लिए अपनी जान का नजराना पेश करने के लिए तैयार रहता है. कि कोई भी मुश्किल टाइम हो वो हमेशा स्टिक रहता है अपनी नेशन के साथ, अपनी कंट्री के साथ. क्वेश्चन नंबर 3 है एज अ सिटीजन ऑफ पाकिस्तान व्हाट आर योर ड्यूटीज टुवर्ड योर कंट्री. अब ये क्या है कि आपका ये चैप्टर बहुत छोटा सा है लेकिन ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपकी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से. ठीक है, एज अ सिटीजन ऑफ पाकिस्तान व्हाट आर योर ड्यूटीज टुवर्ड योर कंट्री, कि सिटीजन ऑफ पाकिस्तान की हैसियत से, मतलब बहैसियत शहरी. ठीक है, आप पाकिस्तान की शहरी होने की हैसियत से आपकी क्या ड्यूटीज़ हैं अपने वतन की तरफ, कि वही जैसे जो क्वालिटीज़ पेट्रियट में होंगी वही आप इसके अंदर भी इंक्लूड कर सकते हैं. तो हम क्या कहेंगे कि हमने अपनी ड्यूटीज़ के बारे में बात करनी है कि हमारी क्या जिम्मेदारियां हैं, हम किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं एज अ सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, कि एक पाकिस्तान की शहरी होने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए. तो क्या होगा, पहले हम क्या कहेंगे, इट इज़ माई ड्यूटी टू लव माई कंट्री, it is my duty to defend my country, it is my duty to get better education and
टू डू समथिंग फॉर द बेनिफिट फॉर द बेटरमेंट ऑफ माई कंट्री, ठीक है, एज अ स्टूडेंट। और फिर उसके बाद ये भी कह सकते हैं कि इट इज़ माई ड्यूटी टू शो लॉयल्टी, टू शो सिंसियरिटी एंड ऑलवेज गेट रेडी टू सेक्रीफाइस माई लाइफ इन द डिफेंस ऑफ माई कंट्री। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट मेक्स अस स्टे अलर्ट इन द वेक ऑफ फॉरेन इन्वेजन। अब वो आपसे ये पूछ रहे हैं कि आप अगर बेरूनी हमला हो जाए, बाहर से कोई और फोर्स, कोई एनिमी फोर्स अटैक करे, तो हमें क्या चीज़ जो है चाकू चौबंद और चौकन्ना रखती है। जैसे मेरा रूल नंबर है 3 कि हम यूज़ द स्टेटमेंट ऑफ द क्वेश्चन, कि हम हाउ स्टेटमेंट क्वेश्चन की यूज़ करेंगे। जैसे उन्होंने जो क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं हाउ, व्हेन, वेयर, व्हाई, वो यूज़ नहीं करेंगे, हम उसकी जगह उसका आंसर राइट करेंगे। अब मैंने पूछा व्हाट मेक्स, कि क्या चीज़ बनाती है, हम उस चीज़ का नाम लिखेंगे, ठीक है। हम कह सकते हैं द स्पिरिट ऑफ पेट्रियोटिज्म, ठीक है, कि पेट्रियोटिज्म की स्पिरिट मेक्स अस स्टे अलर्ट इन द वेक ऑफ फॉरेन इन्वेजन। बाकी सारी स्टेटमेंट क्वेश्चन की आ जाएगी, सिर्फ एक वर्ड द स्पिरिट ऑफ पेट्रियोटिज्म आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है, या सिर्फ पेट्रियोटिज्म भी लिख सकते हैं कि पेट्रियोटिज्म मेक्स अस स्टे अलर्ट, या अ स्पिरिट ऑफ पेट्रियोटिज्म मेक्स अस स्टे अलर्ट इन द वेक ऑफ फॉरेन इन्वेजन। अब क्वेश्चन नंबर 5 है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हाउ विल यू इलेबोरेट कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह को। अब जो हम जब लेसन पढ़ रहे थे तो उसके अंदर पैराग्राफ में उन्होंने एक कायद-ए-आज़म की कोटेशन की थी, उनका एक कॉल दिया था जो जिसका हमने मतलब उसमें उर्दू को उसको ट्रांसलेट किया था। अब वो हमसे पूछ रहे हैं कि उस स्टेटमेंट का इंग्लिश में क्या मतलब है। हमने यहाँ पे इसका उर्दू में ट्रांसलेशन नहीं करना, इलेबोरेट का मतलब होता है किसी चीज़ को एक्सप्लेन करना, खोल कर बयान करना, तो हम इसको इंग्लिश में ही आंसर करेंगे। अब वो स्टेटमेंट है वी मस्ट डेवलप अ सेंस ऑफ पेट्रियोटिज्म व्हिच गैल्वेनाइजेस अस इनटू वन यूनाइटेड एंड स्ट्रॉन्ग नेशन, कि जो है कि हमारे अंदर हुब्बे वतनी का एहसास पैदा होना चाहिए ताकि जो हमें एक मुत्तहिद और एक स्ट्रॉन्ग नेशन मतलब एक मजबूत कौम की हैसियत से जोड़ के रखे, इकट्ठा रखे। तो हम इसको क्या करें, इसका क्या मतलब है, मतलब हम इसको अगर इंग्लिश में करें तो हम क्या करेंगे कि द स्पिरिट ऑफ पेट्रियोटिज्म, ठीक है, द स्पिरिट ऑफ पेट्रियोटिज्म अर्जेस अस टू बी अ पेट्रियट, कि अगर हमारे अंदर हुब्बे वतनी का जज्बा होगा तो वो हमें एक हुब्बे वतन बनने पर मजबूर करेगा, हमें एक हुब्बे वतन बनाएगा। फिर क्या होगा कि इट अर्जेस अस टू बी यूनाइटेड एंड एज अ वन नेशन, टू बी यूनाइटेड एंड स्ट्रॉन्ग एज अ वन नेशन, कि वो हमें जब हमारे अंदर स्पिरिट ऑफ पेट्रियोटिज्म होगी, जब हम एक पेट्रियट होंगे तो वो स्पिरिट हमें एक स्ट्रॉन्ग और एक यूनाइटेड नेशन बनने में मददगार साबित होगी, हमें हेल्पफुल होगी, हमें हेल्प करेगी, ठीक है। पेज नंबर 16, नेक्स्ट वोकैबुलरी। वोकैबुलरी के अंदर आपकी जो है वो कोई ना कोई ग्रामर का क्वेश्चन शामिल होता है, ठीक है, इसके अंदर कोई ना कोई आप उसके आपके मीनिंग, सेंटेंसेस, वर्ड्स, इस तरह की कोई ना कोई चीज़ उसमें शामिल होती है, जिसके अंदर हम जो है वो उसके वर्ड्स मीनिंग्स देख सकते हैं, मेक द सेंटेंसेस देख सकते हैं, इस तरह, और कोई ना कोई ऐसा ही पोर्शन जो सेंटेंसेस या वर्ड से रिलेटेड हो वो आपको वोकैबुलरी में इंक्लूड होता है। अब उसका एक क्वेश्चन है गेस द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स, कन्फर्म योर मीनिंग फ्रॉम द डिक्शनरी। अब जो गेस मीनिंग्स होते हैं क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, उसकी दो चीज़ें होती हैं, एक होता है गेस्ट मीनिंग और एक होता है डिक्शनरी मीनिंग। दो चीज़ें होती हैं, गेस्ट मीनिंग और एक डिक्शनरी मीनिंग। गेस्ट मीनिंग वो होती है जो आपने खुद से गेस्ट करने होते हैं, अंदाज़ा लगाना होता है, जिसको हमें ना तुक्का लगाना होता है, ठीक है, कि हमने उसमें तुक्का लगाना होता है कि इस लफ्ज़ का क्या मतलब होगा, लेकिन उसके भी कुछ रूल्स होते हैं, उसको भी किसी तरीके से हम उसको गेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। और डिक्शनरी मीनिंग वो एग्जैक्ट वर्ड का मीनिंग होगा जो आपकी डिक्शनरी में मौजूद हो या जो उस वर्ड का एक्चुअल मीनिंग होगा, ठीक है, वो डिक्शनरी मीनिंग कहलाएगा, जिसको हम किसी भी सूरत जो है वो निगेट नहीं कर सकते या उससे अलग होकर कोई और मीनिंग क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। जो गेस्ट मीनिंग्स है उसके अंदर हम एक नया कोई ना कोई नया मीनिंग बना सकते हैं, कोई ना कोई नया अपनी समझ से सोचना है ना कि ये किस तरह बात की जा रही होगी, लेकिन वो क्योंकि गेस्ट मीनिंग है वो एक्यूरेट नहीं होता, वो एक्चुअल मीनिंग नहीं होता। एक्चुअल मीनिंग क्या होता है, डिक्शनरी मीनिंग होता है, जो एक्चुअल मीनिंग होता है। अच्छा जी, अब क्या गेस्ट मीनिंग का तरीका ये होता है कि जब भी हम कोई टेक्स्ट पढ़ रहे होते हैं कोई भी चीज़, तो हम उसके अंदर कोई डिफ़िकल्ट वर्ड होता है, हम अकॉर्डिंग टू दैट कॉन्टेक्स्ट, हम उस कॉन्टेक्स्ट में उसके सियाक और सबाक जिसको हम उर्दू में कहते हैं, हम उसके अकॉर्डिंग देखते हैं कि ये वर्ड यहाँ पर किस तरह से फॉल कर रहा होगा, ठीक है। अगर किसी सेंटेंस के अंदर कोई बात हो रही है हार्ड टाइम्स हो जाते के बारे में, एक वर्ड आता है हार्ड टाइम्स, तो हम उसको कहेंगे हार्ड को हम किस रूप में कहेंगे, सख्त होता है ना, हार्ड का मतलब सख्त होगा, सॉलिड होगा,
तो हम जब उसको कंटेक्स्ट में देखेंगे तो हम समझेंगे कि जो सख्त दिन होंगे, ठीक है, सख्त दिन मतलब जो दुख भरे दिन होंगे, जो मुश्किल वक्त होगा, हम उसको इन माइंड में लेंगे। लेकिन जब हम उसका डिक्शनरी मीनिंग देखेंगे तो सॉलिड जो है सॉलिड हो सकता है, डिफिकल्ट हो सकता है, कोई ऐसी चीज़ जो बहुत ठोस हो, बहुत मजबूत हो, पावरफुल हो, ठीक है। अब आपको उन्होंने कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं जिसके हमने गेस करना है मीनिंग्स को अकॉर्डिंग टू दैट वर्ड। अब जो कॉन्टेक्स्ट के अंदर हमने अगर वर्ड गेस कर लिया हो तो बहुत ज़्यादा आसान रहता है, लेकिन अगर एक पर्टिकुलर वर्ड अलग से हमने गेस करना हो वो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है उसको गेस करना। अब जैसे कंजर्वेशन है, अब उसका गेस मीनिंग क्या होगा, हम उसको कंजर्वेटिवनेस कह सकते हैं, ठीक है। कंजर्वेटिवनेस क्या होता है कि जो ट्रेडिशनल होता है, ट्रेडिशनल कोई चीज़ होगी उसको कन्वर्सेटिवनेस में हम उसको गेस कर सकते हैं कि कन्वर्सेशन है तो शायद कन्वर्सेटिवनेस आ जाएगा मतलब। अब लेकिन जो इसका एक्चुअल मीनिंग है वो क्या होता है, प्रिजर्वेशन, किसी चीज़ को महफूज करना, उसको जो है वो प्रिजर्व करना, उसको संभालना। फिर नेक्स्ट वर्ड आपका है इंस्टेंस, ठीक है, मतलब प्रिजर्वेशन, जैसे किसी चीज़ को बचाना फ्रॉम डिके, फ्रॉम इलनेस, फ्रॉम डिस्ट्रक्शन, इस तरह। इंस्टेंस, नेक्स्ट वर्ड है इंस्टेंस। इंस्टेंस का मतलब होता है जैसे हम कहते हैं इमीडिएटली, फौरन से, कि इंस्टेंटली जो है ये काम हो गया, तो वो इमीडिएटली मतलब फौरन, जल्दी। लेकिन अगर हम इसका एक्चुअल मीनिंग देखें, डिक्शनरी मीनिंग देखें तो इसका मतलब है एग्जाम्पल, जैसे हम कहते हैं फॉर इंस्टेंस, तो एग्जाम्पल की जगह फॉर एग्जाम्पल की तरह हम दूसरा वर्ड इंस्टेंस यूज कर लेते हैं, मतलब ये सिनोनिम वर्ड्स है इंटेंस और एग्जाम्पल। थर्ड वर्ड है फिडिलिटी, ठीक है। फिडिलिटी का क्या मतलब होता है, अगर हम यहाँ पे देखें तो हम गैस कर सकते हैं कि जैसे प्लेइंग अ फिडल से शायद इसका है कि कोई फिडिलिटी, कुछ फिडल को प्ले करना, फिडल एक इंस्ट्रूमेंट होता है वायलिन की तरह का, ठीक है, कि शायद उसके बारे में बात हो रही है। लेकिन जब हम इसका एक्चुअल मीनिंग देखेंगे या डिक्शनरी मीनिंग देखेंगे तो क्या होगा, इसका असल मीनिंग होता है लॉयल्टी। फिर आ गया शील्ड। शील्ड को हम कह सकते हैं जो है वो शील्ड, जैसे स्कूल में आप लोगों को पेरेंट्स टीचर मीटिंग में शील्ड्स मिलती हैं, आपको अवार्ड्स दिए जाते हैं, तो हम उसको गैस कर सकते हैं कि शायद अवार्ड या शील्ड जो है वो गिफ्ट है, उसको हम उसको गेस मीनिंग में ले सकते हैं। लेकिन इसका एक्चुअल मीनिंग क्या होता है, प्रोटेक्ट, कि किसी चीज़ की हिफाजत करना, महफूज करना किसी चीज़ को। लास्ट वर्ड है रिवॉर्ड। रिवॉर्ड हमें पता है कि री का मतलब होता है अगेन, और वार्ड हॉस्पिटल के वार्ड होते हैं, ठीक है। और मे बी गेस मीनिंग में हम इसको कह सकते हैं कि वार्ड में दोबारा से एडमिट होना, दोबारा से आना, री एडमिट इन द वार्ड। लेकिन अगर हम इसका एक्चुअल मीनिंग देखेंगे, डिक्शनरी मीनिंग देखेंगे, ये गेस मीनिंग होगा, ठीक है, री एडमिट इन द वार्ड। अगर हम इसे एक्चुअल मीनिंग देखेंगे तो रिवॉर्ड क्या होता है, प्राइज, अवार्ड, गिफ्ट, ठीक है। अब नीचे उन्होंने जो उसका बी पोर्शन है, मेक मेनी वर्ड्स, ठीक है, बी पोर्शन मतलब क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर आ गया, इसको हम बी पोर्शन कह सकते हैं, ये वोकैबुलरी का बी पोर्शन, बी पार्ट है, ठीक है, रूट वर्ड्स। अब उन्होंने पूछा मेक एनी एज मेनी वर्ड्स एज यू कैन फ्रॉम दीज रूट वर्ड्स। नीचे उन्होंने आपको दो वर्ड्स दिए, वर्क एंड प्ले। टेबल दिया है कि हमने इसमें से ज़्यादा रूट वर्ड, इस रूट वर्ड से ज़्यादा वर्ड्स क्रिएट करने हैं, लिखने हैं। अब रूट वर्ड्स क्या होता है, रूट आपको पता है जड़ों को कहते हैं, ठीक है। कोई भी पौधा होता है वो उसकी बेस क्या होती है, रूट्स होती हैं, कि वो उसके ऊपर स्टैंड कर रहा होता है, कि जड़ें होंगी तो वो उसमें से एक स्टेम निकलेगी, फिर लीव्स होंगे, फ्रूट होगा, फ्लावर होंगे, इस तरह से, ठीक है। तो रूट वर्ड्स क्या होता है, मेन वर्ड, जो बेस वर्ड होती है, जो बेस होती है वर्ड की, वो क्या कहलाती है, रूट, के बेस वर्ड होते हैं, कि वो वर्ड्स जिनसे हम आगे और वर्ड्स बना सकते हैं। वो वर्ड्स ऐसे वर्ड्स होते हैं जो मिडिल में आती हैं, हम उससे पहले भी कुछ लगा सकते हैं, उसके बाद में भी कुछ लगा सकते हैं, हम उस वर्ड को चेंज कर सकते हैं। अगर एक वर्ड नाउन है तो हम उसके साथ ईडी का इजाफा करके या आईएनजी का इजाफा करके उसको वर्ड में चेंज कर सकते हैं, एडजेक्टिव बना सकते हैं, एलवाई करके उसको एडवर्ब बना सकते हैं, ठीक है। तो वो एक मेन वर्ड होता है जो कोई ना कोई हमें मीनिंग कन्वे कर रहा होता है, कोई ना कोई मीनिंगफुल एलिमेंट होता है, ठीक है। तो वो क्या कहलाता है कि वो मेन वर्ड कहलाता है, वो रूट वर्ड होता है इसका, और जो मीनिंगफुल होता है और जिसके साथ हम प्रीफिक्स या सफिक्स लगा सकते हैं। प्रीफिक्स होता है जो हम पहले वर्ड से पहले लगाते हैं, और सफिक्स क्या होता है जो हम वर्ड के बाद में लगाते हैं, ठीक है। अब जैसे मैं अगर ये बोर्ड, फॉर एग्जाम्पल बोर्ड एक वर्ड है, मेन वर्ड हो जाएगा। अगर इसके साथ मैं बोर्ड मार्कर का यूज कर लेती हूँ, ये एक और अलग वर्ड बन गया जिसके बारे में है कि ऐसा मार्कर जिसके ऊपर बोर्ड से लिखा जा सके, ठीक है। तो अगर इसी तरह और वर्ड्स है, जैसे फॉर एग्जाम्पल ऑर्गेनाइज है, ठीक है, किसी चीज़ को मैनेज करना, उसको तरतीब से रखना, ऑर्गेनाइज करना।
अगर हम इसको अनऑर्गेनाइज करती हूँ तो इट मीन्स कि जो ऑर्गेनाइज्ड वे में नहीं होगा, जो तरतीब से नहीं होगा। और ऑर्गेनाइज्ड अगर डी का इजाफा कर देती हूँ जो कि एक सफिक्स के बन जाएगा, ठीक है। अन जो है वो प्रीफिक्स होगा, जो वर्ड के स्टार्ट में आता है उसको हम प्रीफिक्स कहते हैं, जिसको हम उर्दू में साबके और लाहक के कहते हैं, ठीक है ना। साबका पहले आने वाला और लाहक का बाद वाला। तो ये जो होगा अन जो है वो यहाँ पे प्रीफिक्स होगा, प्री का मतलब होता है पहले, ठीक है। और जो बाद में जो उस वर्ड को क्रिएट कर रहा होगा, उस वर्ड का दोबारा मीनिंग जो दे रहा होगा बाद में ऐड होने के बाद, वो क्या कहलाएगा, सफिक्स कहलाएगा। ऐसी कोई वर्ड है सिक्योर, ठीक है। सिक्योर का मतलब क्या होता है, हिफाजत या महफूज करना किसी चीज को। तो अगर इनसिक्योर का मैं यूज करती हूँ तो ये प्रीफिक्स ऐड किया मैंने इन, तो ये इसको एक अलग मीनिंग दे रहा है, उसका एंटोनिम बन जाएगा, उसका उलट मीनिंग दे रहा होगा। अगर मैं सिक्योरिंग आईएनजी साथ डालती हूँ तो ये क्या होगा, सफिक्स हो जाएगा, ठीक है। ये वो वर्ड्स हैं। अब इन्होंने आपके यहाँ पर दो वर्ड्स दिए हुए, वर्क और प्ले। अब वर्क आपका मेन वर्ड है और प्ले, अब हमने इससे आगे वर्ड्स निकाले। ये आपका मेन रूट वर्ड है, मेन बेस वर्ड है, और वर्क भी ऐसे आपका बेस वर्ड है। हमने इसे, अगर मैं कहती हूँ वर्किंग, आईएनजी लगा के मैंने एक नया वर्ड बना दिया वर्क, तो वो भी उसकी मैंने पास्ट टेंस में उसको ले गई, उसको मैं जो उसका मैंने वर्ब यूज किया तो वो वर्क बन गया। वर्क प्लेस, काम करने की जगह। वर्केबल, कि जो काम वर्क जो करने के काबिल होता है काम, उसको हम वर्केबल कह देते हैं। फिर एक वर्ड होता है वर्कaholic, जो बहुत पैशनेट होते हैं अपने काम को लेके, बहुत अपने काम को ऑनेस्टी से करते हैं, या बहुत ज़्यादा अपने काम को लेकर जो जुनूनी हो जाते हैं, उनको हम वर्कaholic, उसके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं, ठीक है। ऐसी और हम इसके साथ बहुत से वर्ड्स क्रिएट कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट वर्ड है प्ले। ऐसे ही प्ले के साथ हम डिफरेंट वर्ड, प्लेइंग करेंगे एक नया वर्ड बन जाएगा। प्ले ग्राउंड करेंगे तो वो हम एक नई प्लेस के बारे में बात कर रहे होंगे। प्ले एबल करेंगे तो भी वही कि वो चीज़ जो खेलने के काबिल हो या जिसके साथ हम खेल सकें। प्लेफुल, जॉयफुल में आ जाता है वो चीज़, ठीक है। फिर ऐसे ही प्लेयर्स, तो वो खिलाड़ियों को कहेंगे, तो हमने प्ले के साथ ERS का इजाफा करके उसको प्लेयर्स एक नया वर्ड बना दिया। प्ले के साथ ग्राउंड का इजाफा करके उसको एक नया वर्ड बना दिया, प्ले ग्राउंड, ठीक है। प्ले एबल, एबल हमने उसके साथ सफिक्स लगाकर उसको एक नया मीनिंग दे दिया, नया वर्ड बना दिया। अब सी पोर्शन है आपका, यूज द फॉलोइंग वर्ड्स इन सेंटेंसेस, ठीक है। अब ये क्या है कि ये वर्ड्स आपको, उन्होंने आपको कुछ वर्ड्स दिए हैं जिसको आपने इसके सेंटेंसेस खुद क्रिएट करने हैं, खुद बनाने हैं, खुद राइट करने हैं। सेक्रीफाइस मतलब कुर्बानी, ठीक है। कमेंडेबल, जो काबिल तहसीन होती है, काबिल फख्र कोई क्वालिटी, ठीक है। प्रोस्पेरिटी का होता है खुशहाली। इन्वेजन, अटैक, बाहर का कोई हमला, ठीक है। मदरलैंड, मदरलैंड किसको कहते हैं, कौमी वतन, आबाई वतन। रिस्पॉन्सिबल, जिम्मेदार। नेशनलिज्म, कौमियत, ठीक है। ये वो वर्ड्स हैं जिसके आपके नए मीनिंग्स बनाने हैं। नेक्स्ट आज की डिक्शनरी स्किल्स है, जिसके अंदर प्रोनाउंसिएशन की रहती है, और ये हम जो है वो नहीं करवाती, स्किप होता है आपका पोर्शन, ठीक है। इसमें कॉन्सोनेंटल वॉवल्स और उसको हम देख के आगे करते हैं, लेकिन ये बहुत इन डेप्थ चला जाता है, जिसके साथ हमने मॉर्फोलॉजी, उसकी लिंग्विस्टिक्स और उन चीज़ों को फॉलो करना होता है, कि ये जो है वो स्किप करवा देते हैं। नेक्स्ट पेज नंबर 18 पर आपके है ग्रामर, मॉडल वर्ड्स, ठीक है। लिखना है, अच्छा, मॉडल वर्ड्स और देयर फंक्शन। अब कुछ मॉडल वर्ब्स होते हैं। वर्ब्स क्या होता है, लाइन से बच्चों, हमें पता है वर्ब वो काइंड होती है, ग्रामर का वो पोर्शन होता है या वो पार्ट ऑफ स्पीच होता है जिसमें हम कोई ना कोई काम कर रहे होते हैं, ठीक है। बहुत दफ़ा मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया कि जैसे वर्ब के साथ हम मेन वर्ब आ जाता है, ठीक है। जैसे प्ले था, ठीक है, किसी सेंटेंस में प्ले है तो वो मेन वर्ब होगा कि ही इज प्लेइंग विद अ बॉय, ठीक है। अब प्लेइंग उसके अंदर मेन वर्ब के तौर पर आ गया कि प्ले असल वर्ड था, साथ हमने क्योंकि हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में बात कर रहे हैं तो वो प्लेइंग हो गया, तो ही इज प्लेइंग विद अ बॉल, कि वो बॉल के साथ खेल रहा है, तो वो क्या हो गया, वो मेन वर्ब है, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं, ठीक है। फिर एक आ जाता है हेल्पिंग वर्ब, जिसको हम ऑक्सिलरी वर्ब भी कह देते हैं, ठीक है, जिसके साथ इज, आर, एम, वॉज, वर, शैल, विल, उसका यूज किया जा सकता है, ठीक है। जिसके अंदर हम जो है वो टेंसेस देखते हैं, फॉर आगे एक्सेट्रा, वॉज, वर और सब कुछ आ जाता है उसके अंदर, ठीक है। उसके अंदर हम अपने वर्ड के या सेंटेंस की जो है वो टेंस के अकॉर्डिंग हम उस हेल्पिंग वर्ब को यूज करते हैं। फिर आ जाता है मॉडल वर्ब, थर्ड काइंड जो है उसकी है मॉडल वर्ब।
अब मॉडल को अगर हम वैसे देखें उसके पहले EL के साथ होते हैं वो और वर्ड होता है। ये ग्रामर का वर्ड है, ग्रामर के अंदर यूज होता है इसका मॉडल वर्ड। इसका फंक्शन क्या होता है कि हम इसके अंदर कुछ ना कुछ चीज़ एक्सप्रेस कर रहे होते हैं, या ये कोई ना कोई कंपाउंड वर्ड बना रहा होता है, ठीक है। दो वर्ड्स बना रहे हैं। कंपाउंड वर्ड होता है दो का मिक्सचर, दो चीज़ों का जो है वो मुरक्कब। अब जैसे इसी के टू शो सम थिंग, टू शो या एक्सप्रेस योर नेसेसिटी, योर एबिलिटी, योर इमोशंस, ये वर्ड्स जो हैं आपकी उन चीज़ों को शो करते हैं, आपकी इमोशंस को, फीलिंग्स को, आपकी नेसेसिटी को। कोई ऑफर आप कर रहे हैं, ऑर्डर दे रहे हैं, तो ये उसके अंदर शो कर रहे होते हैं। जैसे मैं अगर फॉर एग्जांपल कहती हूँ कैन आई हेल्प, क्वेश्चन मार्क, ठीक है, कि कैन आई हेल्प, आप उससे पूछ रहे हैं, आप उसको ऑफर कर रहे हैं कोई किसी भी पर्सन से, अपने फ्रेंड से, कि क्या मैं आपकी मदद कर सकती हूँ इस चीज़ में, सकती हूँ, ठीक है। वो एबिलिटी को शो करेगा कि मतलब वो आपको बताएगा या आपको बताएगी कि आप उसके साथ काम करने के लिए एबल हैं, आप उसको हेल्प आउट कर सकते हैं या नहीं। तो आप उसको ऑफर कर रहे हैं और आप अपनी एबिलिटी को शो कर रहे हैं, ठीक है। और ऐसे ही अगर एबिलिटी को भी, जैसे कि मैं कह देती हूँ कि आई कैन रीड, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने अपनी एबिलिटी बताई है कि मेरा क्या मकसद है काम का, मैं क्या कर सकती हूँ। कि आई कैन रीड, कि मैं रीड कर सकती हूँ। आई कैन राइट, मैं राइट कर सकती हूँ। आई कैन कुक, कि कोई भी आपकी एबिलिटी जिसको आप शो कर रही हो वो उसके लिए कैन का यूज कर सकते हैं। एक आ गया ऑफर के लिए, एक आ गया एबिलिटी के लिए, ठीक है। कि आप और फिर और वर्ड्स होते हैं जैसे पॉसिबिलिटी के लिए, प्रोबेबिलिटी के लिए, परमिशन के लिए। कि मे आई, जैसे आप टीचर से बाहर जाने के लिए पूछते हैं मे आई गो टू ड्रिंक वाटर, ठीक है, आप उससे परमिशन ले रहे हैं टीचर से, तो वो उसमें क्या रहता है टू आस्क परमिशन, तो मैं उसके अंदर क्या होगा मॉडल वर्ड होगा, ठीक है। ऐसे माइट बी और टू बी, ये सब क्या कहलाएंगे, मॉडल वर्ड्स कहलाएंगे। अब उन्होंने आपको आगे जो है ए पोर्शन में उसको वर्ड्स, आपको सेंटेंस स्टेटमेंट्स दी हैं जिसके साथ आपने उसको उनका आंसर लिखना है, उनको मॉडल वर्ड्स में चेंज करना है। जैसे फॉर एग्जांपल उन्होंने कहा है डिस्क्राइब योर 3 एबिलिटीज एंड कैपेसिटीज, कि अपनी 3 काबिलियतें बताएं, ठीक है, कि कोई काम जो आप कर सकते हैं वो बताएं। जैसे मैंने लिखा आई कैन रीड, ठीक है, आई कैन कुक, आई कैन पेंट, तो ये क्या हो जाएगा कि ये 3 एबिलिटीज हो जाएंगी, या 3 काम होंगे जो मैं वो कर सकती हूँ। फिर आज टीचर्स परमिशन फॉर गोइंग आउट, कि टीचर की परमिशन लेनी है आपने बाहर जाने के लिए, तो हम कहते हैं मे आई गो टू ड्रिंक वाटर, मे आई गो आउटसाइड फॉर समवेयर टू टेक माई बुक फ्रॉम माई फ्रेंड, ठीक है, इस तरह करके। तो अब परमिशन के लिए हम मे का वर्ड यूज करते हैं। थर्ड है आस्क अ फ्रेंड टू लेंड यू अ बुक, अब आप किसी फ्रेंड से परमिशन ले रहे हैं उसकी बुक को बोरो करने के लिए, उससे उधार मांग रहे हैं किताब, तो इसके अंदर हम यूज करते हैं वुड, या हम उसको कैन भी कर सकते हैं, ठीक है। कैन यू लेंड मी योर बुक फॉर सम टाइम फॉर रीडिंग, या वुड यू लाइक टू लेंड योर बुक, वुड यू लाइक टू गिव योर बुक टू मी फॉर रीडिंग, ठीक है। अब आगे नेक्स्ट है एक्सप्रेस नेसेसिटी टू गेट अप अर्ली, कि उसके लिए नेसेसिटी ज़रूरत को शो करना है, एबिलिटी को शो नहीं करना। कि आप अगर एबिलिटी करेंगे तो हम कह सकते हैं आई कैन वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, तो वो एबिलिटी होगा। उसके लिए उसने ज़रूरत का वर्ड यूज़ किया है कि एक्सप्रेस नेसेसिटी, कि आपको ज़रूरत है, तो हम कहेंगे यू मस्ट गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग टू अटेंड योर क्लास, ठीक है, मतलब उसको कंप्लीट भी कर सकते हैं, या यू मस्ट गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, बस इतना भी कर सकते हैं। तो अब क्या होगा कि जो मस्ट है वो नेसेसिटी को शो कर रहा है कि ये काम लाजमी होना है, कि ये मस्ट है, इसके बगैर चारा नहीं है कोई। फिर है शेयर सम पास्ट हैबिट्स, कि आपने अपनी कोई नंबर 5 है एक्सप्रेस ड्यूटी ऑब्लिगेशन टू फॉलो ट्रैफिक रूल्स, कि आपने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, अपनी ड्यूटीज़ को इसमें शो करना है, तो वो हम उसके लिए शुड का वर्ड यूज़ करते हैं कि एवरीवन शुड फॉलो ट्रैफिक रूल्स, ठीक है, एवरीवन शुड फॉलो ट्रैफिक लाइट्स, ट्रैफिक सिग्नल्स, ठीक है, कि उसके लिए हम शुड का यूज़ करते हैं। फिर आ जाता है लास्ट आपका शेयर सम पास्ट हैबिट, पास्ट हैबिट के लिए या ऐसे वर्ड के लिए हम यूज्ड टू का इस्तेमाल करते हैं, यूज्ड टू, ठीक है। अब पास्ट हैबिट्स आई यूज्ड टू गो टू स्कूल, ठीक है, कि मैं बचपन में या मैं जब छोटी थी तो स्कूल जाया करती थी, अब मैं कॉलेज में एडमिशन ले लिया, ठीक है, मतलब इस तरह करके मुझे बात करने कर सकते हैं। या ड्यूरिंग माई स्कूल डेज आई यूज्ड टू प्ले फुटबॉल, ठीक है, कि अपने स्कूल के दिनों में मैं फुटबॉल के साथ फुटबॉल प्ले करती थी, इसको हम कर सकते हैं। अब आपका लास्ट है बी पोर्शन, आइडेंटिफाई द सेंटेंसेस, ठीक है, आपकी काइंड ऑफ सेंटेंसेस।
सेंटेंसेस, छोटे से होते हुए फर्स्ट सेकंड लेवल से हम ये करते आ रहे हैं कि सेंटेंसेस क्या होता है। स्टार्टिंग में बच्चों को हम पहले से वो बात समझा देते हैं, ठीक है। सेंटेंसेस इसको कहते हैं अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स या मोर देन 2 or 3 वर्ड्स विच मेक अ मीनिंगफुल स्टेटमेंट दैट इज कॉल्ड अ सेंटेंस। कि एक ऐसी स्टेटमेंट जो कोई ना कोई मीनिंग कन्वे करी है और जो 2 या 3 वर्ड से ज़्यादा पर मुश्तमिल होती है, वो सेंटेंस कहलाता है, ठीक है। कोई भी सेंटेंस, जैसे मैं कहती हूँ आई कैन रीड इंग्लिश, ठीक है। अब ये एक सेंटेंस है, मैं इसके अंदर आपको इन्फॉर्म कर रही हूँ कि मेरी एबिलिटी क्या है, ठीक है। अगर उसके अंदर कहती हूँ कि मिसिरा इज गोइंग टू डिलीवर नेक्स्ट लेक्चर, ठीक है। अगर इसको मैं बता रही हूँ कि मैं यहाँ इसमें भी आपको इन्फॉर्म कर रही हूँ, तो ये क्या होगा, एक स्टेटमेंट होगी, आपको एक मीनिंग कन्वे करिए कि अब नेक्स्ट लेक्चर किसका होगा, ठीक है। तो अब जो सेंटेंसेस होते हैं उसकी कुछ काइंड्स होती हैं, ठीक है। अब वो हमारे पास 5 काइंड्स में आ जाते हैं। वैसे बहुत ज़्यादा मतलब काफ़ी उसके काइंड्स होती हैं, लेकिन हम जो यहाँ पे करेंगे जैसे एक्सक्लेमेटरी है, ठीक है, इंटरोगेटिव है, असर्टिव है, ठीक है। उसके अलावा क्या आ जाता है, नेगेटिव आ जाते हैं और इम्पेरेटिव आ जाता है। अच्छा, एक और बात आपने याद रखनी है कि असर्टिव का दूसरा वर्ड होता है डिक्लेरेटिव। कोई चीज डिक्लेयर करना, किसी के बारे में एक्सप्लेन करना। जैसे एक स्टेटमेंट, एक बिल्कुल सिंपल स्टेटमेंट होती है कि आई कैन रीड बुक, ठीक है। सिंपल आप किसी चीज के बारे में इन्फॉर्म कर रहे हैं। जैसे मैंने आपको दूसरी एग्जाम्पल दी थी कि मिसिरा विल गोइंग टू डिलीवर नेक्स्ट लेक्चर। अब ये सिंपल स्टेटमेंट है जो मैं आपको डिलीवर कर रही हूँ, आपको बता रही हूँ, तो वो क्या कहलाएगा, असर्टिव या डिक्लेरेटिव सेंटेंस, जिसमें आप कोई ना कोई बात इन्फॉर्म कर रहे हैं। या पेंटिंग इज अ काइंड ऑफ आर्ट, ठीक है, इन विच वी कैन यूज कलर्स, ठीक है। मैंने पेंटिंग को यहाँ डिस्क्राइब किया, तो मैंने एक आपको इन्फॉर्मेशन दी है, एक स्टेटमेंट मैंने आपके सामने पेश की है, तो वो डिक्लेरेटिव या असर्टिव कहलाएगी। फिर आते हैं इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव हम जो सवालिया जुमले होते हैं जिसके साथ हम क्वेश्चन मार्क का यूज करते हैं, और जो क्वेश्चन वर्ड्स के साथ शुरू होते हैं, डब्ल्यू वर्ड्स के साथ, हु, व्हेन, वेयर, व्हाई, ठीक है, आगे एक्सेट्रा एक्सेट्रा। जैसे हु आर यू, whose book is this, when will the school open, ठीक है, where are you going, why are you shouting। अब ये जिसके हम किसी ना किसी से कोई क्वेश्चन पूछ रहे होते हैं, वो क्या कहलाता है, इंटरोगेटिव, और उसके एंड में क्वेश्चन मार्क आ जाता है। फिर आता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जो है टू शो एक्सक्लेमेशन, ये एक्सक्लेमेशन मार्क होता है, ठीक है, सेंटेंस के एंड पे आ जाता है। और जरूरी नहीं है कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के एंड पे ही क्वेश्चन ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो, ये एक्सक्लेमेशन मार्क यूज हो, ठीक है। जैसे मैं कहती हूँ अलास, अलास के बाद मैंने वो एक्सक्लेमेशन वर्ड यूज किया, अलास, या हुर्रा, ठीक है, अपनी खुशी को शो करने के लिए यूज किया। उन वर्ड्स के बाद मैं एक्सक्लेमेशन मार्क लगाती हूँ और फिर मैं अपना स्टेटमेंट देती हूँ कि अलास वी लॉस्ट द मैच, ठीक है। तो ये भी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस ही होगा, एंड पे नहीं लगा, दरमियान में अलास के बाद लग गया एक्सक्लेमेशन मार्क, तो ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो गया। और या उसके अलावा जो है वो किसी चीज़ को शो करने के लिए, किसी चीज़ का मतलब बयान करने के लिए, जैसे व्हाट अ लवली डे कहते हैं ना, ठीक है, कि कितना खूबसूरत दिन है, जिस दिन को लेकर आप जरा एक्साइटेड हुए हैं, ठीक है, कि और उसके बाद एक्सक्लेमेशन मार्क लगाएंगे तो वो भी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस ही बन जाएगा। उसके बाद लास्ट सेंटेंस है हमारा, सॉरी, 4th नंबर पे नेगेटिव। नेगेटिव जिसमें हम कोई ना कोई मंफी बात करें, मंफी जुमला, जिसके अंदर हम नॉट का इस्तेमाल करते हैं, नो या नॉट का, डू नॉट, डज नॉट, डिड नॉट, शुड नॉट, विल नॉट, शैल नॉट, जिसके अंदर हम कोई ना कोई निगेट करेंगे बात में, ठीक है, कि आई कैन नॉट गो टू लाहौर, ठीक है, या आई एम नॉट गोइंग टू लाहौर। तो इसके अंदर मैं क्या कह रही हूँ कि मैं लाहौर नहीं जा रही या मैं लाहौर नहीं जा सकती। अब जहाँ नहीं का वर्ड यूज हो जाएगा वो नेगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। फिर इंपेरेटिव सेंटेंस होता है जिसके अंदर टू आस्क परमिशन, ठीक है, या हम किसी को अलाउ कर रहे होते हैं या हम किसी को ऑर्डर दे रहे होते हैं, तो इंपेरेटिव सेंटेंस होता है हुक्मिया जुमले, जिसके अंदर हम कोई ना कोई हुक्म दे रहे होते हैं, या हम किसी से रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं। अगर मैं कहती हूँ प्लीज सिट डाउन, अब मैंने इसमें रिक्वेस्ट आपसे किया है, ठीक है, आपको रिक्वेस्ट किया है, तो ये क्या हो जाएगा,
इम्पेरेटिव सेंटेंस होगा कि मैं आपको बैठने के लिए कह रही हूँ। और अगर मैं कहती हूँ ओपन योर बुक्स, तो वो ऑर्डर दिया है तो वो बुक्स ओपन कर लेगा, तो वो क्या होगा, वो भी इम्पेरेटिव सेंटेंस में आ जाएगा। ठीक है, अब नीचे मैंने आपको एक्सरसाइज दी हुई है, आपने आइडेंटिफाई कर लिया है उन स्टेटमेंट्स को। पहली स्टेटमेंट है आर डी एंड द सब्जेक्ट इन विच आई एम पर्टिकुलरली इंटरेस्टेड। अब इसके अंदर वो आपको एक असर्ट कर रहा है, एक आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा है, तो ये असर्टिव या डिक्लेरेटिव सेंटेंस हो जाएगा। व्हाट अ ब्यूटीफुल पेंटिंग, ठीक है, किसी पेंटिंग को देख के जो है वो उसको बहुत एक्साइटमेंट हुई है उस पर्सन को, तो वो ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होगा। नंबर 3 है टीच हिम टू लर्न, कि उसको याद करने के लिए सिखाओ, पढ़ाओ, तो ये इसमें हुक्म दिया जा रहा है, तो ये इंपेरेटिव सेंटेंस होगा। हाउ वुड आई नो, कि वो कह रहे हैं मैं कैसे जान सकता हूँ इस बारे में, तो क्वेश्चन मार्क आ गया एंड पे, तो ये क्वेश्चन सेंटेंस होगा, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। देन आ गया शी डिड नॉट मेक अ फॉल्स स्टेटमेंट, तो ये नेगेटिव सेंटेंस होगा, डिड नॉट का इस्तेमाल किया गया है, तो ये नेगेटिव के लाइन। अब आपका सी क्वेश्चन है जो लास्ट वन है, पंक्चुएट द फॉलोइंग, ठीक है, पंक्चुएशंस, जिसके अंदर आप पंक्चुएशन मार्क्स लगा के सेंटेंसेस को पंक्चुएशन में उसका करते हैं। और ग्रामर में पंक्चुएशन की बहुत इंपॉर्टेंस होती है, अगर हम उसकी पंक्चुएशन मार्क्स नहीं पुट करते हैं अच्छे से, तो वो सेंटेंस की कोई ना कोई काइंड जो है, वो सेंटेंस का जो है वो मीनिंग गलत कन्वे हो जाता है। पंक्चुएशन, अब क्या होता है पंक्चुएशन में, हम क्या यूज करते हैं कि कुछ पंक्चुएशन मार्क्स होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे ये कोमा, जिसको हम फुल स्टॉप कहते हैं, सॉरी फुल स्टॉप, इसको हम फुल स्टॉप ही कहेंगे या पीरियड कह देते हैं, जहां पे बात आप अपनी खत्म करें, ठीक है। फिर इसका क्या मतलब होता है कोमा, जिसमें आप अगर दो से ज्यादा चीजों के बारे में, दोस्तों के बारे में बात करते हो। आई लाइक टू प्ले फुटबॉल, क्रिकेट एंड हॉकी। अब फुटबॉल, क्रिकेट, हॉकी, तीन चीजों के बारे में आपने बात की, तो फुटबॉल और क्रिकेट के लिए आप कॉमा लगाएंगे कि फुटबॉल, क्रिकेट, और वो कॉमा शो करेगा कि आपका सेंटेंस अभी खत्म नहीं हुआ, बल्कि आप अपनी बात को आगे कंटिन्यू करेंगे। और एंड जो है वो थर्ड चीज के बारे में, जब आप फाइनल किसी चीज के बारे में बात करेंगे तो हम उससे पहले एंड लगा देंगे, ठीक है। तो ये कॉमा हो जाएगा, ये फुल स्टॉप हो जाएगा। ये क्या होता है एक्सक्लेमेटरी मार्क, जैसे हमने पीछे पढ़ा। फिर ये छोटी सी डैश, तो ये क्या कहलाती है हाइफन। अब हाइफन जैसे हम लिखते हैं कायदे आजम, ठीक है। अब कायदे आजम में ई से पहले और बाद में जो ये हम साइन लगाते हैं, ये हाइफन का साइन, पंक्चुएशन मार्क, ठीक है। ऐसी कोई बात जैसे हमने आपके लेसन में निशाने हैदर पढ़ा वर्ड, अब उसके साथ भी उन्होंने ई से पहले दोनों में हाइफन यूज किया गया था, तो ये किसी भी वर्ड को आगे उसको इंडिकेट, ऐसा कोई वर्ड हो जिसके लिए हमने कोई चीज वाज़ेह करनी हो, तो हम उसके साथ ये छोटी सी डैश लगाते हैं जो हाइफन कहलाती है, ठीक है। अब आपको याद रखना ये फुल स्टॉप या पीरियड कहलाता है, ये कोमा है, ये एक्सक्लेमेटरी मार्क्स है, ये हाइफन है। और रूल्स आपको पता है, जब सेंटेंस हम शुरू करते हैं तो उससे पहले हम उस वर्ड को कैपिटल में लिखते हैं, ठीक है। सेंटेंस के जब एक सेंटेंस कंप्लीट होता है उसके बाद हम फुल स्टॉप लगाते हैं। उसके बाद अगर कोई प्रॉपर नाउन हो, किसी पर्सन का नाम हो, किसी जगह का नाम हो, तो हम उसको जो है वो कैपिटल वर्ड में लिखते हैं। अगर कायदे आजम, इलामा इकबाल, असलम, निमरा, अब ये सारे क्या प्रॉपर नाउन है, तो हम इन सबको इनका फर्स्ट वर्ड कैपिटल होगा। अब उन्होंने आपको जो है वो पैराग्राफ दिया हुआ है जिसको आपने पंक्चुएट करना है। जैसे कैप्टन मोहम्मद सरवर, अब ये नाम है, ठीक है। कैप्टन फर्स्ट वर्ड हो गया उस सेंटेंस का, तो हम इसका सी कैपिटल लिखेंगे। मोहम्मद क्योंकि नाम है तो एम कैपिटल, सरवर का एस कैपिटल। उसके बाद कॉमा, क्योंकि आगे वो अभी बात उसने कंप्लीट नहीं की, आगे हमारा जो है वो सेंटेंस चल रहा है। फिर मेजर तुफैल मोहम्मद, मेजर का एम जो है वो कैपिटल, फिर तुफैल का टी कैपिटल और मोहम्मद का एम कैपिटल। ऐसे ही उन्होंने आपको सारे नाम दिए हुए हैं जो उनकी डेजिग्नेशन है, जैसे कैप्टन, लेफ्टिनेंट, ये सब क्या होगा कि इन सब का हम वो फर्स्ट वर्ड कैपिटल लिखेंगे। उसके बाद ऑल इम्ब्रेस्ड मार्टिडम वाइल फाइटिंग। अब जो लास्ट वर्ड है कर्नल शेर खान एंड हवलदार लालक जान, इससे पहले हम कोमा नहीं लगाएंगे क्योंकि एंड आ गया, यहाँ पे बात वो